कल अभियान की भी घोषणा की गई। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने उस अभियान की घोषणा करी और उस अभियान के माध्यम से न सिर्फ हम इन विफलताओं को और इन सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन जैसे बताया गया कि हम अपने संकल्प भी घर घर पहुंचाएंगे, कांग्रेस पार्टी के संकल्प, और लोगों से सुझाव भी लेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लोग क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, और उन सभी सुझावों को हमारे घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी। ये इन उद्देश्यों के साथ एक डोर टू डोर एक व्यापक अभियान कैंपेन अगले लगभग 1-1.5 महीना अगस्त के अंत तक कांग्रेस पार्टी ने कल इस अभियान की घोषणा करी। इसके साथ साथ मैं स्वयं भी इस अभियान के तहत हरियाणा के हर कोने में मैं जाऊंगा, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का मैं कार्य करूंगा। 15 को करनाल विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इन सवालों का जवाब दें। हरियाणा का इतना नुकसान कैसे हुआ, दोनों वहां से जनप्रतिनिधि हैं, तो करनाल से 15 तारीख को से मैं इस अभियान का हिस्सा बनूंगा और लगातार इसके बाद निरंतर अगले 1-1.5 महीने में अगस्त के अंत तक हरियाणा के हर कोने में विधानसभा क्षेत्र में मैं इस अभियान को आगे लेके जाने का जो अभियान कांग्रेस पार्टी का जो अभियान आया है उसके लिए मैं आगे जाऊंगा और विस्तृत अपने कार्यक्रम की घोषणा मैं जल्दी ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं विस्तृत कार्यक्रम की अपनी घोषणा मैं करूंगा। और आज तो केवल ये प्रश्न आपके सामने मैं दोहराना चाहता हूं, और जो जैसे मैंने कहा कि जो एक नए इस अभियान को लेकर जो कल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अभियान की घोषणा करी, उसके माध्यम उसको आगे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं भी प्रदेश के कोने कोने में उस अभियान का हिस्सा बनूंगा। ये जानकारी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। आपको पता ही है जो हमने कल प्रश्न पूछे वो कल आ गए थे मीडिया के संज्ञान में, लेकिन आज उनको मैं दोहराना चाहता हूं कि 10 साल में हरियाणा का इतना बजट उठा दिया इस सरकार ने, और हम हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, और हरियाणा किस चीज का हिसाब मांग रहा है? हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है 10 साल की भाजपा सरकार। हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है। केंद्र की सरकार हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बता रही है। सबसे ज्यादा अपराध 10 साल की भाजपा सरकार के बाद हरियाणा में क्यों? हरियाणा मांगे हिसाब कि घर घर में नशा और ड्रग्स का काला साम्राज्य हरियाणा में क्यों फैल गया। पंजाब से ज्यादा आज नशे और डोज रिलेटेड मृत्यु हरियाणा में क्यों हुई पिछले 3 वर्षों में। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में क्यों। हरियाणा मांगे हिसाब कि ये जो पोर्टल और आईडी का जंजाल ये सरकार लेके आई, भ्रष्टाचार के ये जनक और जनता के जी के जंजाल, ये सरकारी पोर्टल और प्रॉपर्टी आईडी ये जंजाल क्यों बने, लोग को इतनी परेशानी क्यों हुई। हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा घोटाले प्रदेश के हर कोने में और हर महकमे के, कहीं खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, कहीं निगमों का घोटाला, नगर निगमों का घोटाला,
हर जिले में कोई ना कोई भाजपा का मंत्री भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों बना? ऐसी खुली लूट, प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार क्या क्यों फैला? हरियाणा मांगे हिसाब का काल क्यों बना? ये भाजपा का शासनकाल आपने देखा, किसानों के साथ जो अत्याचार इस सरकार में हुए। हरियाणा मांगे हिसाब कि भाजपा ने दलितों व पिछड़े वर्ग की इतनी घोर अपेक्षा क्यों की? दलितों और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का, रोकने का काम भाजपा ने क्यों किया हरियाणा प्रदेश में? हरियाणा मांगे कि भाजपा ने अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए हरियाणा वासियों को मिलने वाली पक्की नौकरियों के अवसरों को समाप्त क्यों किया? हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि भाजपा की सरकार में हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा, और हर वर्ग जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आकर सरकार से हर वर्ग ने गुहार करी तो हर वर्ग को जवाब लाठी और गोलियों से क्यों मिला? छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, प्राइमरी के 500 स्कूलों में धरने देने पड़े सरकारी स्कूलों के बच्चों को, स्कूलों के आगे बैठ के कि सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए। बेटियों को जंतर मंतर में धरना देना पड़ा, जिनको घसीटने का काम इस सरकार में हुआ। किसानों को 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी अपने धरनों पे। सरपंचों को लाठियों का सामना करना पड़ा, तो कर्मचारियों पे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सब पर लाठीचार्ज करने वाली सरकार साबित हुई। हरियाणा मांगे हिसाब कि हर वर्ग, बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक, जिनको अपनी पेंशन के लिए हरियाणा में कई जगह धरने प्रदर्शन करने पड़े। हरियाणा मांगे हिसाब कि बच्चों से बूढ़ों तक, बेटियों से किसानों तक, सरपंचों से कर्मचारियों तक, हर वर्ग इस सरकार के अहंकार का शिकार क्यों हुआ? हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शून्य पे क्यों ले आई बीजेपी? हरियाणा में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी 10 साल में, एक नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई, थर्मल का नया कारखाना नहीं, बिजली पैदा करने का कोई कारखाना नहीं हरियाणा के अंदर बन पाया। हरियाणा मांगे हिसाब कि 2014 और 19 की अपनी घोषणाओं को ये पूरा क्यों नहीं किया इस सरकार ने? अपना जो घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 9,000, बुढ़ाओ पेंशन 5100, 75% हरियाणवियों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रावधान किया जाएगा। हर शहर में जिला हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। किसान की आमदनी दुगनी, स्वामीनाथन कमीशन लागू किया जाएगा, पंजाब स्केल लागू किया जाएगा कर्मचारियों के लिए। बहुत से ऐसे वायदे थे उनके घोषणा पत्र में, क्योंकि अब ये जो अब भाजपा जो करेगी वो आप घोषणा पत्र नहीं मानना, क्योंकि अब तो जो इम्प्लीमेंट कोई करेगा तो आपकी सरकार ही करेगी। जिनने पिछले घोषणा पत्र अपने इम्प्लीमेंट नहीं किए तो इस बार क्या करेंगे? ये हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि भाजपा ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा, और हरियाणा मांगे हिसाब कि हरियाणा में प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भाजपा ने बर्बाद क्यों किया। एक और तो हुड्डा सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा में 12 प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 5000 अलग अलग शैक्षणिक संस्थान उस समय, जिसमें 2700 नए स्कूल बने, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज, अलग अलग शिक्षा के संस्थान हरियाणा के अंदर स्थापित किए गए। 1 लाख से ज्यादा शिक्षा महकमे अकेले में पक्की भर्ती की गई, JBT से लेकर, और जो सारी यूनिवर्सिटीज जो बनी उनके अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग स्थान सब मिलाकर 1 लाख से ज्यादा की भर्ती उस समय की गई। दूसरी ओर इस सरकार में 5000 स्कूल बंद हो गए या मर्ज हो गए। JBT की एक भी भर्ती 10 साल में हुई नहीं। एक कोई नया
शिक्षा का कुछ संस्थान, हुड्डा सरकार में आपको याद होगा कि 17 राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थान भी हरियाणा में आए। IIT, IIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जितने भी भारत सरकार के शिक्षा के संस्थान थे सभी हरियाणा में आए। इनकी सरकार में एक भी नहीं आया। प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने वाली सरकार क्यों साबित हुई? और अंतिम 15वां सवाल कि देश के सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट क्यों किया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में जो 2014 में हरियाणा में देश में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, खर्चे में नंबर 1, 4.5 लाख करोड़ का खर्चा, 60,000 करोड़ से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ का खर्चा होता है हरियाणा। महंगाई में नंबर 1। तो अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर गई, विकास की पटरी से। ये 10 साल में हरियाणा का इतना नुकसान इस सरकार ने किया है, इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। और इस चार्जशीट को, जनता की चार्जशीट है, जनता की चार्जशीट को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हम अपने संकल्पों को, कांग्रेस को मौका मिला, अवसर मिला, तो कांग्रेस क्या करेगी? उन संकल्पों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और जनता से सुझाव लेकर जनता का मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसकी कल घोषणा हुई। और इस कार्यक्रम के, इस अभियान के साथ मैं भी अपने आप को जोड़ता हुआ हरियाणा कोने कोने में जाऊंगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया। आपके प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल जो बाकी आप बाद में रिलीज करेंगे। करनाल से शुरू कर रहे हैं, 90 विधानसभा की जानकारी चंडीगढ़ से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को दी थी कि दीपेंद्र जी भी पूरी की 90 विधानसभा में जाएंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। यही है, अभी आज जितना बताना था उतना ही बताया, बाकी विस्तृत बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल या परसों, कल या तो रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 14 को जो सोनीपत में हमारी क्रियान्वयन बैठक है इस कार्यक्रम को, उसके माध्यम से मैं अपनी विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करता हूँ। पूरा कार्यक्रम है रथ यात्रा के तौर पर रहेगा या पैदल निकलेगी? हर विधानसभा में सभी साथियों से सलाह करके उस अनुसार हम निर्णय करेंगे, हम बता देंगे आपको जिस जिस विधानसभा में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। मगर हर विधानसभा, हरियाणा के हर कोने में इस अभियान को मैं पहुंचाना है काम करूँ। सर, बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है हरियाणा में, 36 तरीके से देखने का जो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं। कुछ दल केवल वोट काटू की भूमिका में आ चुके हैं हरियाणा में, और वोट काटुओं के प्रति जनता में कोई विश्वास नहीं है। एक जो कल आपकी जो जानकारी थी उसमें एक चीज थी कि 10 अगस्त को कुरुक्षेत्र में एससी समाज का सम्मेलन, 11 अगस्त को व्यापारी वर्ग का सम्मेलन, तो ये जो तमाम वर्गों के हिसाब से सम्मेलन भी रखे गए हैं, इसका क्या उद्देश्य और इससे कितने लोग जुड़ पाएंगे? देखिए, इसका भी उद्देश्य यही है कि ये हर वर्ग भी हिसाब मांग रहा है हरियाणा सरकार से। हर वर्ग, जो आपने कहा कि हर वर्ग का सम्मेलन है, एससी समाज का सम्मेलन है, सवाल पूछ रहा है वो वर्ग भी हरियाणा सरकार से। तो ये हर वर्गों का सम्मेलन भी जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हुड्डा साहब की अगुवाई में हर वर्ग का सम्मेलन भी किया जाएगा, और हर वर्ग के प्रश्न भी आएंगे, और उन हर वर्ग के प्रश्नों के साथ साथ जो सुझाव आएंगे उन हर वर्ग की ओर से, जिनको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। तो इस उद्देश्य से कार्यक्रम किए जाएंगे हरियाणा प्रदेश में। आप लोगों का असेसमेंट है क्या जिससे आप लोग दावा करते हैं बार बार सरकार बनाने का? ठीक है, आपने कहा कि वो जीरो वाला गठबंधन है, उसमें दम नहीं है। बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर जो वोटिंग परसेंटेज की बात है, 1.5 का डिफरेंस है, 46-44 का रेशो है, कांग्रेस को ऐसा क्या लग रहा है, किस आधार पे आप लोगों का खुद का इंटरनल असेसमेंट क्या कह रहा है हरियाणा का? देखिए, हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। 10 साल की भाजपा सरकार एक बहुत ही विफल सरकार साबित हुई है, और लोग का जनादेश बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में केवल हम 5 लोकसभा सीट ही नहीं जीते,
देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को अगर वोट शेयर कहीं मिला 47.6% वोट, तो वो हरियाणा के अंदर मिला है। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट अगर कांग्रेस को कहीं मिला वोट प्रतिशत, तो हरियाणा के अंदर मिला है। और वो तो ट्रेलर था, वही पिक्चर हम विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे। सबसे ज्यादा वोट शेयर हमें मिला है, सबसे ज्यादा वोट में वृद्धि हमारे को हरियाणा में हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे वोट शेयर में बढ़ोतरी, भाजपा के वोट शेयर में गिरावट आई है। तो ये सारी बात मैं समझता हूँ कि इस बात की तरफ संकेत है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बदलाव होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा भारी फैक्टर। तभी इस फैक्टर को स्वीकारते हुए भाजपा ने अपना पूरी मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया। युद्ध में अपना सेनापति बदलना पड़ा। तो ये तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, 10 साल भुट्टा तो बिठा दिया आपने। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 साल वो चेहरा था, कहीं ना कहीं उनको भी एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के प्रति दिखी होगी, तभी उन्होंने चेहरा बदलने का प्रयास किया। लेकिन अब ये क्या बदलेंगे? अब भाजपा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी और भाजपा क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी? अब तो जनता ही हरियाणा की सरकार बदलेगी, जनता जनार्दन सरकार बदलेगी, क्योंकि अब चुनाव का टाइम। तो ये जो आपका हरियाणा मांगे इंसाफ अभियान है, ये किससे आप मांगेंगे? जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे? भाजपा सरकार से। भाजपा सरकार से हमारे अभियान में पहले जो शब्द है वो है भाजपा सरकार से 10 साल का हरियाणा मांगे साथ। हमारा पहले जो शब्द है वो कई बार क्या होता है कि वो ऐड में कुछ शब्द बड़े होते हैं, क्योंकि आप समझो ऊपर मगर हमने लाइन टेक्निकल आपकी ठीक करा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हिसाब देने को तैयार हैं। विगत 10 वर्षों में चैलेंज किया है कांग्रेस को कि हमने 10 वर्षों में कई काम किए हैं, तो कांग्रेस को भी दिखता होगा। वहीं जब उनकी सरकार थी प्रदेश में या सेंट्रल में, तो उन्होंने क्या काम किया है इसको लेकर। ये कौन से मुख्यमंत्री ने कहा है? अच्छा, विधायक सिंह जी ने कहा है। देखिए, मैं इसमें बताऊं कि जहां तक वो जो है जनता को बताए, हरियाणा हिसाब मांग रहा है। हरियाणा मांग रहा है हिसाब। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ये मोदी सरकार क्यों बता रही है? मोदी सरकार क्यों बता रही है? संसद में क्यों बता रही है? संसद में क्यों जवाब दिया पिछले सत्र में मेरे प्रश्न का कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में? तो किसी और राज्य का नंबर क्यों नहीं आया उसमें? ये जनता को बताएं, हमें क्या बताएंगे? या मोदी जी को बताएं, तो इनकी सरकार ने संसद में जवाब दिया था। तो बताएं, प्रश्न तो हमने सार्वजनिक, हमने जो सवाल है वो जो चैलेंज कर रहे हैं, हमने जो सवाल है, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, ये जनता के सामने सवाल रख दिए, हमने सार्वजनिक सवाल कर दिए। आप इन सवालों का जवाब दो। देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है? हर रोज अपराध हरियाणा के अंदर किस तरीके से धनाधन फायरिंग हो रही है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। हत्या दर में हरियाणा देश में नंबर 2 पे क्यों आया? महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1। दलितों के पे अत्याचार के अपराध हरियाणा में 2014 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गए हरियाणा में। तो ये हरियाणा ऐसा प्रदेश, फिरौतियों में हरियाणा देश में नंबर 1, अपहरण में देश में नंबर 1, ये भारत सरकार बता रही है। और वो हम देश के सामने, देश की जनता के सामने सवाल रख के पूछ रहे हैं कि अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में। कि भारत सरकार बता रही है कि अपराध में भी हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा सरकार बता रही, भारत सरकार बता रही है कि बेरोजगारी में भी हरियाणा देश में नंबर 1 है। तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब, अब हरियाणा वालों को हिसाब दो या भारत सरकार को हिसाब दो, जो बता रहे हैं कि आप देश में सबसे जो है आज कुशासन में नंबर 1 बन गया प्रदेश। आप जवाब दो। गृह मंत्री जी आ रहे हैं हरियाणा में, अभी आगे गए थे, पिछले हफ्ते दोबारा आ रहे हैं। मेरे चुनाव में भी आए थे, रोहतक भी आए थे। भाई उनके महकमे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में। तो नायब सिंह जी कौन सा चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं? या तो उनसे ही बात करें कि रिपोर्ट कैसे आई, दोनों बात तो नहीं हो सकती। या ये बताएं कि स्वीकार करें कि 10 साल में हरियाणा इतना नुकसान कर दिया। दोबारा गैंग, अंडर शूटर सारे हरियाणा से आ रहे हैं। 2004 से पहले हरियाणा में दौर था, अपराध
का फिरौतियां मांगी जा रही थी, जेलों से अब फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जेलों से, विदेशों से, सड़कों से, मोटरसाइकिलों से ऐसी स्थिति आ गई। तो इसका तो बताएं। गृहमंत्री अमित शाह 16 जुलाई को हरियाणा आने वाले हैं ओबीसी समाज को अपलिफ्ट करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। अब वो आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि भाई हरियाणा को अपलिफ्ट करने के लिए 10 साल से अपलिफ्ट करने, और जो मैंने कहा आपको कि आपने कहा कि ओबीसी समाज को अपलिफ्ट करने, हरियाणा को अपलिफ्ट करने, ओबीसी समाज को अपलिफ्ट 10 साल में करना चाहिए था, हरियाणा को अपलिफ्ट 10 साल में करना चाहिए था, हर वर्ग को सचिवालय को करना चाहिए था। अब ये आज भी जैसे इस कैबिनेट बैठक है, कमेंट की आज कैबिनेट बैठक है शाम को अभी चल रही होगी, कितने बजे की है? 11 बजे शुरू होगी थी कैबिनेट बैठक भी आज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारा आपने सवाल सुना नहीं शायद, एक सवाल था कि 2014 में और 19 में जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी क्यों नहीं की गई? क्योंकि अब जो कैबिनेट बैठक होगी आज से लेकर और चुनाव तक, ये घोषणा पत्र है, इनको लागू तो अगली सरकार ही करेगी, क्योंकि लागू करने में इतने आज अगर कैबिनेट से पास होगा, उसके बजट में जाएगा, उसके बाद सारी जो प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन होगा और लागू करने की, इतने चुनाव का आचार संहिता लगेगी। अब तो ये भी घोषणा ही करेंगे, ये घोषणा पत्र है इनका, जो आज की कैबिनेट से लेकर चुनाव तक, और हम भी करेंगे। पूरा अगली सरकार को करना है, जो अगली सरकार जनता बनाएगी, और लोगों को हमारी घोषणाओं पर विश्वास है, क्योंकि हमने पहले जो कहा है वो करके दिखाया हरियाणा में। चाहे सरकार 2004 की हो या 2009 की हो, दोनों कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी, जो कहा था करके दिखाया, इन्होंने किया ही नहीं। ये हमारा प्रश्न है। 14 और 19 में अपना घोषणा पत्र इन्होंने लागू नहीं किया, अब तो ये जो कर रहे हैं तो घोषणा पत्र है। तो इन सारी कैबिनेट मीटिंग को, जो इनकी कैबिनेट मीटिंग होगी आज से लेकर और चुनाव तक, मैं भाजपा घोषणा पत्र बैठक मैं करार करता हूं। ये भाजपा घोषणा पत्र बैठक बैठके हैं, और इनके घोषणा पत्र पहले भी झूठे साबित हो चुके हैं, इनके घोषणा पत्र अब भी झूठे साबित होंगे। ये कैबिनेट मीटिंग नहीं, भाजपा घोषणा पत्र बनाने हेतु बैठक है, इसको आप इस रूप से देखिए। दीपेंद्र जी, आपके पार्टी के युवा चेहरे नितिन मदान ने भाजपा का दामन थामा, क्या कमी कहाँ तक कमी रही? देखिए, आपने देखा, साथ में आपने सवाल भी पूछा, धन्यवाद आपका, कि लगातार जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हरियाणा में कांग्रेस में 100 शामिल हो रहे हैं, तो एक आधा कोई जो है हो सकता है भाजपा में भी हो रहा हो, तो मगर हरियाणा में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो एक तरफा हो रही है। मेरे भाई, आप यहाँ से पूछ रहे हैं तो आपको पता, हरियाणा में देखिए पिछले 2 वर्षों में हरियाणा में 40 से ज्यादा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, एक मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 3 विधायकों ने, मौजूदा विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। और जो आप कह रहे हैं, पिछले हफ्ते में ही देखिए कितने जिला परिषद के चेयरमैन, आप एक मेयर की बात करें, भिवानी जिला परिषद चेयरमैन की बात क्यों नहीं करते, जो भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। आप कितने जिला परिषद के चेयरमैन, पार्षद, हर रोज हमारी जो है, हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे बड़ी बड़ी, क्योंकि हमारी तो सुबह से शाम तक ज्वाइनिंग चल रही है। तो हमारे ट्विटर वगैरह, फेसबुक पे आप देखा करो कौन कौन शामिल हो रहा है, और फिर आपको पता चले हरियाणा में किस तरह लोगों का रुझान। राव साहब को लेकर सवाल है, राव इंद्रजीत साहब को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने पर भाजपा के सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी से चौधरी धर्मवीर ने कहा कि लंबे पुराने सीनियर नेता हैं और उनको कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, इस चीज का मलाल है। और राव साहब भी कुछ कैमरे पे तो नहीं कहते, लेकिन गाय बगाए ये राव साहब को मलाल है। देखिए, तो भाजपा को देखना है, इनका अंदरूनी मामला है। ये तो भाजपा देखे कि 6 बार केंद्रीय मंत्री रहे और दशकों से हरियाणा की राजनीति में रहे, कई बार विधायक, सांसद रहे। जो इनकी आप राव साहब की बात कर रहे हैं कि वो वरिष्ठ है या कोई और वरिष्ठ है,
ये तो भाजपा देखना, उनका अंदरूनी मैटर है, हम तो इस पर क्या करें। वरिष्ठ तो जो है इसमें तो कोई बड़ा नहीं है, और जो कह रहे हैं धर्मवीर जी वो भी वरिष्ठ है, वो भी 3 बार तो सांसद हमारे साथ रह चुके हैं और तीसरी बार है, और उससे पहले कितनी बार विधायक रहे, तो वरिष्ठ है। मगर ये भाजपा का अंदरूनी बैठक मामला है कि कौन वरिष्ठ है और कौन नहीं, भाजपा तय करे, भाजपा का मामला है। सर, किरण चौधरी की मेंबरशिप को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को खारिज कर दिया गया। क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में राज्यसभा चुनावों पर भी होगा? देखिए, ये अभी उसमें याचिका की गई है कांग्रेस विधायक दल की ओर से, तो उनकी जो जवाब दिया गया था स्पीकर साहब की तरफ से, उसको मेरे ख्याल पूर्ति करते हुए दोबारा से वो लोग गए हैं, तो उनकी तो जो है उसको कार्रवाई क्या होगी देखते हैं। ठीक है। एक सवाल इंडिया ब्लॉक को लेकर है कि इंडिया ब्लॉक को लेकर अब 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव सब मिलकर लड़ा था, विधानसभा को लेकर क्या कोई किसी राउंड की बैठक या कोई स्कोप है, या ये तय हो चुका है कि सब अलग अलग राह से अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय गठबंधन है क्या, स्टेट लेवल पे हमारा कोई गठबंधन निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमें क्या, मगर हर प्रदेश की अपनी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हर प्रदेश की रणनीति अलग अलग होती है। आपने देखा राष्ट्रीय स्तर पे हमारा आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, तो हरियाणा में हमने 1 सीट दी, लेकिन पंजाब में अलग अलग है। तो प्रदेश स्तर पर ये कोई गठबंधन तय नहीं है। हरियाणा में तो 90 की 90 सीटों पे हम सक्षम है, कांग्रेस पार्टी सक्षम, और जैसे हमने कहा कि भाई 2-3 महीने के बाद प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, लोगों ने मन बना लिया। तो बाकी क्या होगा, परिस्थितियां बनेंगी।